भारतीय जनता पार्टी पे एलिगेशन पीडीपी और एनसी के बड़े नेता जो हैं वो ये लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो रिलीजन पे अटैक करवा रही है इस तरीके के हिजाब के ऊपर आक्रमण करके। कौन? नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसका नाम एक समय पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ करता था, जिसका नाम एक समय पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ करता था, जिसका नाम एक समय पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ करता था, जिन्होंने सिर्फ संप्रदायों के भावनाओं को भड़का करके यहां पर राजनीति करने का काम किया है। मुखिया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आतंकवादियों की बात करते हैं, उमर अब्दुल्ला खुलेआम अपनी सरकार आती है तो आतंकवादियों को रीसेटलमेंट करते हुए उनको नौकरियां देने का काम करते हैं। आज वो आक्षेप करेंगे जिनकी मुखिया यहां पर यह बोलती हैं कि यहां पर तिरंगे को कोई कांधा देने वाला नहीं होगा। सबसे पहले उनको अपने घर के अंदर झांकना पड़ेगा, उनको अपने अंदर, अपने अतीत के अंदर जाना पड़ेगा और तिरंगे झंडे की बात होगी। और जो तिरंगे झंडे का अपमान करेगा या उसका सम्मान करना नहीं जानता होगा, उसको भी सही तरीके से डील करना हमारी सरकार को और हमारे कानून के दायरे के अंदर रहते हुए हमारे शासन को आता है। आज के नौजवान का जो रोल मॉडल है वो बुरहान वानी नहीं है। आज के नौजवान का जो रोल मॉडल है वो लेफ्टिनेंट उमर फयाज है। आज 370-35 से हटने के बाद इनके पेट में दर्द है और दर्द नहीं है, इनको बहुत गंभीर दर्द है, क्योंकि इनके पैसे कमाने का जरिए चले गए हैं, इनके 2 नंबर की कमाई के जरिए चले गए हैं। फिर से हिंदू मुसलमान विवाद को उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है कुछ शरारती तत्वों द्वारा। भड़काएं तो किस मुद्दे पर भड़काएं, बताएं तो क्या बताएं? आम आदमी को सब सुविधाएं मिल रही हैं तो उनके पास ये मुद्दा कहीं खींच खांच करके मुद्दा बनाते हैं और उसकी भी मुद्दे की हवा जो है वो आज का नौजवान निकाल देता है। जब बात राष्ट्र की आती है तो राष्ट्र बड़ा कि अपना धर्म बड़ा। तो कांग्रेस की हमेशा टैक्टिक रही है कि कम्युनल इशू को रेज अप करो और ऐसे समय पर करो जिस समय उनको सबसे ज्यादा उसका लाभ होता है। और हिजाब के ऊपर जो ये पूरा कंट्रोवर्सी बना है, डेली वेजेस परेशान है, उनको आज भी स्ट्राइक पर ये कह रहे हैं कि रैली करने तभी परमिशन दी जाएगी जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं हमें परमानेंट करेंगे, जहां हमारे लिए कोई पॉलिसी जो है वो लाएंगे। डेली वेजर्स के इतिहास में जाइए, ये कौन डेली वेजर्स किस तरीके से लगाए गए, ये कौन सी सरकारें थी जिन्होंने रेबरे खेल, एनवाईसीज, डेली वेजर्स को रिक्रूट तो किया पर उनके मुस्तकबल को, उनके भविष्य को अंधेरे में धकेलने का काम किया। हेड से पैसा आएगा ऐसी कोई योजना नहीं थी। ये जो पाप था ये एनसी, कांग्रेस, पीडीपी की सरकारों ने यहां 3 पर साल आप भी तो सरकार में, 3 साल आप भी तो सरकार में, 3 साल आप भी तो सरकार में, 3 साल जब हम लोग सरकार में रहे, यहां पर एसपीओ गोली खाता था परंतु उसको पैसा दिया जाता था 3,000 रुपए, मात्र 3,000 रुपए महीना। 3,000 से 9,000, 9,000 से 18,000 करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। गृह मंत्री ने भी अब कह दिया है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर हालात सामान्य हो रहे हैं और जल्द ही चुनाव भी हो सकते हैं, संकेत दिए थे। क्या परिस्थितियां वाकई में अनुकूल हो चुकी हैं? यहां पर पत्थरबाज, यहां पर आतंक के ऊपर नकेल कसना हो, यहां पर कानून बना करके उनकी कमर तोड़ने का काम हो, उन सबको अंदर डाल करके उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कोरोना की वेव्स आई, अभी तीसरी वेव से हम जस्ट अभी गुजरे हैं। चाहे वो एनसी के हों, कांग्रेस के हों, पीडीपी के हों, उन लोगों ने कुंडियां मार करके अपने घर के अंदर छुप गए थे। महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम हैं और जिस तरीके से जो वादे किए गए थे, बॉर्डर बटालियंस के बच्चे भी आज सड़कों में, किस तरीके से उनके साथ पुलिस ने भी बेस्तुका बर्ताव किया, वो सबने देखा। बहुत अन्याय था जिस तरीके से पुलिस ने हैंडल किया इस विषय को, मैं उनकी कड़ी भर्त्सना करता हूं। बॉर्डर बटालियन का जो विषय है वो एकदम जेन्युइन इशू है और उसके लिए मैंने मुखरता से जितना भी नौजवानों के विषय हैं, वो केएस एस्पिरेंट्स का विषय है, हमने मुखरता से बोला। 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। 2 मुख्य और बड़े राज्य यूपी और पंजाब हैं। सबकी निगाहें इस तरफ हैं कि आखिरकार क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी बहुमत से इन राज्यों में सरकार बना पाती है या फिर नहीं। वहीं दूसरी तरफ एक तरफा मुकाबला भी नजर आ रहा है। कई ओपिनियन पोल्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से सत्ता में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और नतीजा भी उस तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन कई जगह पर कांटे की टक्कर भी जो है वो दिखाई दे रही है।
लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता भी इसी आस में और उम्मीद में है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव कब होंगे। 2 साल एक लंबा अरसा बीत चुका है। 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ पर चुनाव नहीं हुए हैं और अब गृह मंत्री से लेकर तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ ये कह रहे हैं और कयास भी लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर भी चुनाव जो हैं वो होंगे। खाली भारतवर्ष ही नहीं बल्कि समूचे विश्व की अगर बात करूं, उसकी निगाह जो है वो जम्मू कश्मीर पर है, क्योंकि कहा गया था कि शांति जब बहाल होगी उसके बाद चुनाव भी होंगे और स्टेट का दर्जा जो है वो वापस भी मिलेगा। क्या वाकई में शांति बहाल हो चुकी है? क्या अब वो समय आ चुका है कि जम्मू कश्मीर यूटी को अब स्टेट का दर्जा दे दिया जाए? और वाकई में अब जो विवाद उत्पन्न हो रहे हैं और जिस तरह की परिस्थितियां जम्मू कश्मीर के बनी हुई हैं, सियासी अगर मैं बात करूं तो आज तक इस तरीके की परिस्थितियां हमने भी नहीं देखी, क्योंकि अब काफी कांटे की टक्कर जो है वो देखने को भी मिलेगी। हमारे साथ तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए VJYM के प्रेसिडेंट JKUT के अरुण प्रभात जी हैं। सीधी इनसे बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इन तमाम विषयों को किस तरीके से लेती है। अरुण जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बाहु एक्सप्रेस में। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद जी। अरुण जी, शुरुआत तो मैं इसी से करूंगा। 2 साल लगभग बीत चुके हैं जब से 5 अगस्त 2019 का फैसला लिया गया था। बीच में कोरोना महामारी भी रही। अब जम्मू कश्मीर के लोगों को आस है और उम्मीद है कि हमें हमारी चुनी हुई सरकार मिलेगी, प्रतिनिधि मिलेगा, क्योंकि लोगों के बड़े सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर वो एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं। कहीं सुनवाई नहीं हो रही। उनको लगता है कि हमारा प्रतिनिधि होगा जिसके पास हम जाएंगे, हमारी अपनी सरकार होगी जिसको हम वोट डालेंगे, वो हमारी आवाज़ सुनेगा और हमारे काम करेगा। आपको लगता है कि गृह मंत्री ने भी अब कह दिया है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर हालात सामान्य हो रहे हैं और जल्द ही चुनाव भी हो सकते हैं, संकेत दिए थे। क्या परिस्थितियां वाकई में अनुकूल हो चुकी हैं और चुनाव जो हैं वो जल्द हो सकते हैं? क्योंकि पूरा विश्व जो है उसकी भी निगाहें जम्मू कश्मीर पर हैं, खाली भारत की ही नहीं, कि स्थिति जिस तरीके से कहा गया था वो सामान्य हो चुकी है, पटरी पर जिंदगी लौटते हुए नजर आ रही है। मिलिटेंसी कहा गया था, एक बड़ा फैक्टर था जिसके कारण 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया गया था, 335 को हटाया गया था। कैसे देखते हैं? देखिए शुभम जी, जो आपने बात शुरुआत से कही, कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के ऊपर विश्वास रखने वाली पार्टी है। लोकतांत्रिक मूल्य हमारे पार्टी का सिद्धांत है और उसके ऊपर चलते हुए आज तक भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है तब से आज तक हमारा इतिहास रहा है कि लोकतंत्र के लिए सदैव भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 2 वर्ष पूरे हो गए। जिस तरीके से यहां पर 5 अगस्त 2019 को 370-35 से हटाया गया और 370-35 से हटाने के बाद जिस तरीके से यहां पर शांति बहाली और किस तरीके से यहां पर कार्य प्रारंभ हुए, आप सबने और आम नौजवान ने, आम व्यक्ति ने जम्मू कश्मीर के अंदर देखा है। यहां पर पत्थरबाज, यहाँ पर आतंक के ऊपर नकेल कसना हो, यहाँ पर कानून बना करके उनकी कमर तोड़ने का काम हो, UAPA जैसे कानून जिन्होंने आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम किया है, या इनकी फाइनेंशियल फंडिंग्स को बंद करने का काम हो, ED की रेड्स हो, NIA की धरपकड़ हो, इनके जो पॉइंटमेंट्स थे जो इनके लिए ये सारे काम करते थे, इनको इंटेलेक्चुअल सपोर्ट करते थे, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे, उन सबको अंदर डाल करके उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। परंतु इस चीज से आप भी बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं कि इतनी मुश्किल तरीन हालात के अंदर पिछले 2 वर्ष पूरे विश्व के सामने रहे हैं। 2 बार कोरोना की वेव्स आई, अभी तीसरी वेव से हम जस्ट अभी गुजरे हैं। कितने लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी हैं, कितनों के परिजन, दोस्त, मित्रों को अपनी जानें गंवानी पड़ी हैं। परंतु उसके बावजूद भी जिस तरीके से नेतृत्व हुआ है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, सेवा ही संगठन के स्वरूप को चरितार्थ करते हुए उसने ये कोरोना महामारी के समय पर सिद्ध करके दिखाया है। आपने बहुत कवरिंग्स की, मैंने देखा बहुत से पोर्टल्स कवर करते थे जिस समय लोग अपने घरों के अंदर छुप गए थे और बहुत ज़रूरत था
कि सब लोग अपने अपने घर के अंदर रहें ताकि ये कोरोना ना फैले। परंतु जिन लोगों से आशा अपेक्षा होती है कि आज हमारे मुश्किल समय के अंदर ये लोग हमारा साथ देंगे, वो लोग चाहे वो एनसी के हों, कांग्रेस के हों, पीडीपी के हों, उन लोगों ने कुंडियां मार करके अपने घर के अंदर छुप गए थे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आम लोगों के साथ खड़ा हुआ, आम लोगों की जरूरतों को पूरा करने का काम किया। अब जिस तरीके से हालात ठीक होते नजर आ रहे हैं, वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखा विकास की दौर चला है, अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है। किस तरीके से आज माता बाबे वाली जी के दरबार के अंदर वहां पर म्यूजिकल शो और वहां पर लाइटनिंग शो चलता है, तो वो अपने आप में जम्मू कश्मीर के सौंदर्य को दर्शाता है, हमारी कल्चरल हेरिटेज को दर्शाता है। ऐसे अनेकों स्थान के अंदर विकास का काम हुआ है, टनल, सड़कें, बहुत तेजी से जो आशा अपेक्षा थी लोगों की, उनके ऊपर काम शुरू हुआ है। रेलवे प्रोजेक्ट्स हों, किस तरीके से विकास की बयार बहुत तेजी से जम्मू कश्मीर के अंदर चली है। अरुण जी, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। मैं आपसे नौजवान और आशान्वित है, नौजवान की एस्पिरेशंस और हैं, और उनको पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार कर रही है। और एलजी साहब अपने से पूरा प्रयास कर रहे हैं, उसके अंदर हम सब ने पॉजिटिवली एक चेंजेस आते हुए देखे हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, जम्मू समुदाय हो चाहे कश्मीर डिवीज़न की बात करें, तो दोनों जो समूचे हमारे डिवीजन्स हैं, इसके अंदर संभाग के अंदर लोगों की ये अपेक्षाएं थी कि भारतीय जनता पार्टी को पहले सत्ता में जब लाया, उस समय उनको लगता था कि हमारे पास कुछ मुद्दे थे। मुद्दे ये थे कि वो काफ़ी लंबे समय से चलते हुए आ रहे थे। सबसे बड़ा मुद्दा था डेली वेजर्स का, उसके बाद दूसरा बड़ा मुद्दा था जितने भी हमारे वर्कर्स हैं डेली वेजर्स के तमाम महकमों के हैं, वो उनके अधीन आते हैं। एसपीओ का मुद्दे थे यहाँ पर। महंगाई अभी जो चरम सीमा पर हम देख रहे हैं, क्योंकि अब लोग और विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जिस उज्ज्वला गैस योजना की शुरुआत की गई थी, अब उन घरों में वो सिलेंडर कहाँ हैं वो दिख नहीं रहे। एक बार फिर से वो दृश्य देखने को मिल रहे हैं कि माताएं बहनें जो हैं वो चूल्हा फूक रही हैं, उसमें धुआं उनकी आंखों में जा रहा है, वो आंसू आज फिर से बह रहे हैं। महंगाई उस चरम सीमा पर है, डेली वेजेस परेशान है। उनको आज भी स्ट्राइक पर ये कह रहे हैं कि रैली करने तभी परमिशन दी जाएगी जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं हमें परमानेंट करेंगे, जब हमारे लिए कोई पॉलिसी जो है वो लाएंगे। उनके लिए भी क्या कोई एजेंडा, कोई मैनिफेस्टो के अंदर प्रावधान, या उससे पहले उनको कोई आप खुशखबरी देने जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कितनी संजीदगी से काम करती है, इसका मैं आपको बहुत से उदाहरण देता हूँ। एक समय था कि यहाँ पर सोशल वेलफेयर के तहत कुछ पेंशन्स मिलती थी, और ये बहुत भद्दा मजाक था कि आज के युग 2014 के युग तक उनको केवल 200 रुपया मात्र पेंशन मिला करती थी। आपको याद होगा कि 2014 से पहले जब मोदी जी की सरकार आई, उससे पहले यहाँ पर घोटाले हुए जो आम पब्लिक डोमेन में निकल करके आए। ऐसे कई घोटाले होंगे जो कभी पब्लिक डोमेन में पहुँचे ही नहीं होंगे। एक घोटाला था 2G स्कैम का, वो 1,75,000 करोड़ का था। कितने शून्य आएंगे आम आदमी की कल्पना से भी परे है। उसके बाद कोल स्कैम था, ऑगस्टा वेस्टलैंड के स्कैम्स थे, कितने स्कैम्स यहाँ पर होते रहे, और आम आदमी को, आम बुजुर्ग को 200 रुपया पेंशन दी जाती थी। 2014 का युग बदला, मोदी जी की सरकार आई, वो सीधा 200 रुपये से 1,000 रुपये के अंदर परिवर्तित हुआ और निर्णय लिया गया, ठोस निर्णय लिया गया। उसी तरीके से किसान को सम्मान देने का विषय हो, 6-6 हज़ार रुपये एक एक किसान की जेब में डालने का विषय हो, स्वावलंबी बनाने का विषय हो, किस तरीके से आयुष्मान भारत के तहत 5-5 लाख का बीमा मुफ्त कराने का विषय हो। देखिए, इन सब चीज़ों के कारण सीधा सीधा लाभ आम व्यक्ति तक पहुंचा है। जहां तक रही बात डेली वेजर्स की, डेली वेजर्स के इतिहास में जाइए, ये कौन डेली वेजर्स किस तरीके से लगाए गए, ये कौन सी सरकारें थी जिन्होंने रेबरे खेल, एनवाईसीज, डेली वेजर्स को रिक्रूट तो किया, पर उनके मुस्तकबल को, उनके भविष्य को अंधेरे में धकेलने का काम किया। उनके मुस्तकबिल को, उनके भविष्य को बिना किसी पॉलिसी बनाए हुए केवल राजनीतिक फायदों के लिए उनको रिक्रूट कर लिया, परंतु उनके लिए कोई स्टाइपेंड नहीं, कोई एक योजना नहीं, किस हेड से पैसा आएगा ऐसी कोई योजना नहीं थी। ये जो पाप था, ये एनसी, कांग्रेस, पीडीपी की सरकारों ने यहां 3 पर साल आप भी तो सरकार में रहे। मैं वही बात कर रहा हूं, 3 साल जब हम लोग सरकार में रहे, तो मैं बताता हूं, आपने एसपीओ का विषय की चर्चा की। यहां पर एसपीओ
गोली खाता था पर उसको कोई लाभ नहीं मिलता था, उसके परिवार को कोई लाभ नहीं मिलता था। वो वर्दी पहनता था परंतु 24 घंटे की जॉब करता था, पुलिस की वर्दी पहन करके गोली खाने के लिए सबसे आगे जाता था, परंतु उसको पैसा दिया जाता था 3,000 रुपए, मात्र 3,000 रुपए महीना। 3,000 से 9,000, 9,000 से 18,000 करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने संजीदगी समझी, परंतु हमारे लक्ष्य बहुत बड़े थे। आम व्यक्ति तक ये जो ऊपर की योजना बनकर के आती थी और नीचे उसका लाभ नहीं पहुंच पाता था, वो लाभ किस तरीके से पहुंचे और कौन सी ऐसी बाधा आती थी जो उस लाभ को नहीं पहुंचने देती थी, उसको हटाना सबसे बड़ा लक्ष्य था। 1953 से हम उसी मुद्दे के ऊपर जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार में लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन करते रहे, परंतु विचार नहीं बदला, सिद्धांत नहीं बदला। और जब मौका मिला तो 2019 का वो 5 अगस्त का दिन जब 370-35 को उखाड़ बाहर फेंका गया। आज आप देखिए, आम नौजवान से पूछिए, वो कहता है कि मैं भी पूरे हिंदुस्तान के आम व्यक्ति के साथ, आम नौजवान के साथ कंपीट करना चाहता हूं। उसको वैसी सुविधाएं देने का काम हो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन करने का काम हो। नहीं तो आज तक यहां पर हमेशा एक्सक्यूज दिए जाते थे, हमारा पहाड़ी राज्य है, हम यहां पर आम व्यक्ति को वहां तक उसके साथ कंपीट कर पाए ऐसी सुविधाएं नहीं दे सकते। वो अपनी नाकामी को छुपाने का काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी का एक विचार है कि आम नौजवान, आम व्यक्ति के लिए, आम व्यक्ति के जीवन को सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी केंद्र के अंदर आई है। और आम व्यक्ति किस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी का साथ देता है आप सब जानते हैं। आप सबने देखा, 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, या यहां के असेंबली के चुनाव हो, यहां के डीडीसी बीडीसी के चुनाव हो, यहां की पंचायत का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरीके से जीत करके महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम हैं और जिस तरीके से जो वादे किए गए थे, बॉर्डर बटालियंस के बच्चे भी आज सड़कों में, किस तरीके से उनके साथ पुलिस ने भी बेस्तुका बर्ताव किया, वो सबने देखा। ये मुद्दे जो है ये हावी नहीं रहेंगे आने वाले चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान नहीं होगा। देखिए, बॉर्डर बटालियन का जहां तक विषय था, मैंने उसके लिए मुखरता से खुद बोला। आपने देखा होगा, मैंने स्टेटमेंट भी दिया, मैंने एलजी साहब को पत्र के माध्यम से लिखा भी, और ये बर्बरतापूर्वक था, ये बहुत अन्याय था जिस तरीके से पुलिस ने हैंडल किया इस विषय को। मैं उनकी कड़ी भर्त्सना करता हूं और पुलिस का कोई अधिकार नहीं है। परंतु मैं आपको आज इस साक्षात्कार के माध्यम से, आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से एक और बात बोलूंगा। यहां पर कुछ ब्यूरोक्रेट्स आज भी उसी मानसिकता के हैं जो 70 साल यहां पर काम करते रहे, जो अंग्रेजी शासन चलाने का काम करते हैं। परंतु मैं आपको जरूर विश्वास दिलाता हूं कि न्याय होना चाहिए। बॉर्डर बटालियन का जो विषय है वो एकदम जेन्युइन इशू है और उसके लिए मैंने मुखरता से, जितना भी नौजवानों के विषय हैं, वो केएस एस्पिरेंट्स का विषय है, हमने मुखरता से बोला कि केएस एस्पिरेंट्स का जो उनको एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। मैंने एलजी साहब से उसका विषय रखा और मुझे जरूर उम्मीद है बहुत जल्द उसके ऊपर निर्णय होगा। चर्चा से थोड़ा सा बाहर का रुख करते हैं, अपने जम्मू कश्मीर ड्यूटी से बाहर निकलते हैं। कर्नाटका में जो चीजें हो रही हैं, जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, एक बार फिर से हिंदू मुसलमान विवाद को उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है कुछ शरारती तत्वों द्वारा। हिजाब को किस आड़ से, किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और कैसे पेश किया जा रहा है। कुछ सियासी लोग ऐसे हैं जो अपना बिजनेस, मैं कहूँगा व्यापार चला रहे हैं उसकी आड़ में, और अभी भी उसके लिए उसका साधारण कि ये एक सब जुडिशियल मामला है, इसमें मैं ज़्यादा टिप्पणी भी नहीं करूँगा। लेकिन एक चीज़ मैं जरूर जानना चाहूँगा, आप भारतीय जनता पार्टी के एज ए प्रेसिडेंट यहाँ पे खड़े हैं, BJYM की बात करें, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप खुद यूथ हैं और यूथ की अगर बात करें तो ये हिजाब जो है, कुछ दृश्य ऐसे मिले थे पहले अतीत की अगर बात करें जिसमें इसी का इस्तेमाल किया गया। जब मिलिटेंसी कुछ एक्टिविटीज़ हुई उसमें इसी के अंदर कुछ आतंकवादी जो थे इसी वेश में आए, उन्होंने आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया। जब बात राष्ट्र की आती है तो राष्ट्र बड़ा कि अपना धर्म बड़ा, ये जानना चाहते हैं लोग। क्योंकि कुछ लोग हैं जो आज भी ये कहते थे
कि हम मुसलमान, देखिए हम धर्म पे नहीं या किसी मजहब पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदू मुसलमान की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर झूठी जीता जाता उदाहरण है भाईचारे का। मैं सवाल पूरा खत्म कर लेता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो भाईचारे का मिसाल हमारी जम्मू कश्मीर झूठी, जहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब प्यार से रहते हैं, आज तक कुछ कभी देखा नहीं गया। लेकिन कर्नाटका में जिस तरीके से जिस चीज़ें पेश की जा रही हैं, जिसका असर पूरे भारत का पूरा विश्व देख रहा है, टकटकी लगाया कि आखिरकार हो क्या रहा है भारत के अंदर। हिजाब को कुछ चीज़ों में, कुछ गतिविधियों में पाया गया कि मिलिटेंट उसमें इस्तेमाल करते गए। आज भी कर्नाटका की अगर बात करें, वहां पर भी प्रोटेस्ट के अंदर 2 लोग ऐसे थे जिनके पास हथियार पाए गए उसी हिजाब के अंदर। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों को अगर बढ़ावा दे रही हैं, तो जो लोग इनका पक्ष ले रहे हैं, क्या वो लोग भी इन आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, इस वजह से वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, हिजाब के ऊपर 2003 का विषय हो, 2009 के अंदर हो, 2017 के अंदर हो, बॉम्बे हाई कोर्ट हो या केरल का हाई कोर्ट हो या कर्नाटक का हाई कोर्ट हो, इन्होंने बड़ी स्पष्टता से कहा है। हिजाब आज ही के समय विषय क्यों आना? तो कांग्रेस की हमेशा टैक्टिक रही है कि कम्युनल इशू को रेज अप करो और ऐसे समय पर करो जिस समय उनको सबसे ज़्यादा उसका लाभ होता है। और हिजाब के ऊपर जो ये पूरा कंट्रोवर्सी बना है, इसके ऊपर मैं स्पष्टता से कहना चाहता हूँ कि हमारा संविधान जो है वो सर्वोपरि है। वी आर रिजाइडिंग इन अ सोवरन नेशन, तो वहाँ पर संविधान सबसे ऊपर है, हमारा राष्ट्र सबसे ऊपर है। यूनिफॉर्मिटी की बात आती है जहाँ पर स्कूल्स के अंदर, वहाँ पे उसका पालन होना चाहिए, और अगर उसका कोई पालन नहीं कर रहा तो उसको उसका दंड मिलना आवश्यक है और मिलना चाहिए। हिजाब का विषय ये जानबूझकर के प्लांट किया गया और उसको कंट्रोवर्सी बनाकर के पेश किया गया, क्योंकि केरल के अंदर हिजाब बहुत स्कूल्स में, बहुत इंस्टीट्यूशन में बैन है। तब कभी ऐसा इशू नहीं बनाया गया। ये आज ही क्यों? क्योंकि चुनाव है। कौन लोग इसके पीछे आपको लगता है? ये कांग्रेस पार्टी इसके सीधा पीछे है, और ऐसे लोग जिनको हमेशा लगता है और लगता था कि हम किसी एक संप्रदाय को, उसकी भावनाओं को भड़का करके सिर्फ वोट की राजनीति कर लेंगे, परंतु आज देश के ने बदलाव देखना प्रारंभ किया है। देश ने आज देखा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास किस तरीके से चलाया जा सकता है। जीते जागती उसकी मिसाल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने अपनी नीतियों के माध्यम से, आपने देखा कि गांव या किसी पहाड़ के दूर दुर्गम क्षेत्र के अंदर, मैं दक्षिण गया, मड़वा गया, आप यकीन नहीं करेंगे, आज भी कुछ ऐसे घर थे जहां तक बिजली नहीं पहुंची थी। अगर पहुंची है तो आज मोदी जी की सरकार के अंदर। अटल जी की योजना थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कि जिसके तहत उन्होंने सबको सड़क देने का काम किया है, और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर कितनी तेजी से उस योजना को चलाया जा रहा है। वहीं कनेक्टिविटी, एक समय डोडा, किश्तवाड़, ये इतने फार फ्लंग एरियाज माने जाते थे कि जम्मू का व्यक्ति यहां बैठ करके और पुश्तें जनरेशन बीत जाती थी, किसी ने डोडा या किश्तवाड़ नहीं देखा होता था। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि डोडा किश्तवाड़ बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। आज वही डोडा किश्तवाड़ के अंदर आज सड़कों का जाल इतना सुंदर बिछाया जा रहा है, और टनल्स का काम चल रहा है। आज आप देखिए, आज आप सुबह जाकर के शाम को बहुत मजे से अपना काम करके आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी पे एलिगेशन पीडीपी और एनसी के बड़े नेता जो हैं वो ये लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो रिलीजन पे अटैक करवा रही है, इस तरीके के हिजाब के ऊपर आक्रमण करके। कौन? नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसका नाम एक समय पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ करता था, जिन्होंने सिर्फ संप्रदायों के भावनाओं को भड़का करके यहां पर राजनीति करने का काम किया है, जिन्होंने हमेशा देश का विरोध के अपने स्वर बुलंद करके जम्मू कश्मीर में राजनीति करने का काम किया है, जिनकी मुखिया यहां पर यह बोलती हैं कि यहां पर तिरंगे को कोई कांधा देने वाला नहीं होगा, जिनके मुखिया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आतंकवादियों की बात करते हैं,
उमर अब्दुल्ला खुलेआम अपनी सरकार आती है तो आतंकवादियों को रीसेटलमेंट करते हुए उनको नौकरियां देने का काम करते हैं। आज वो आक्षेप करेंगे। सबसे पहले उनको अपने घर के अंदर झांकना पड़ेगा, उनको अपने अंदर, अपने अतीत के अंदर जाना पड़ेगा कि उन्होंने कितने गुनाह किए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, कितनी जनरेशंस को मेरिट उनका एक तरफ रखते हुए अपने लोगों के साथ उनको काम देने का काम किया है। मेरिट को हमेशा स्टेक पर रखते हुए आम नौजवान की जिंदगियां खराब की हैं, पुश्तें खराब की हैं। यहां पर उनके साथ उनको इस जो आज का नौजवान का आक्रोश है और उस जनरेशन का आक्रोश है, उससे कोई नहीं बचा सकता। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता अक्सर ये कहते हैं कि हम अगर मुसलमान हैं, हमें राष्ट्र हमें कितना प्यारा है, हम हिंदू हैं क्या नहीं है, हमें राष्ट्र के लिए, अपने झंडे के लिए कितना प्यार है, ये दिखाने की जरूरत किसी को नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब ये बात आई, जब हिजाब की बात आई, जब राष्ट्र की बात आई, तो सारी चीज़ यही तो वक्त था कि प्रूव कर सकते थे कि हमें कितना प्यार है अपने राष्ट्र के साथ। अगर हमें त्याग भी करना पड़ा तो हम कर देंगे, राष्ट्र सबसे बड़ा है, धर्म उससे बाद आएगा। ये विवाद बनाने का मंसूबा किसका है? मोदी जी ने तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात की। मोदी जी ने तो कभी एक संप्रदाय, एक विषय, एक समाज की बात नहीं की। भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है वो सबको साथ लेकर के चलने का विचार है। भारतीय जनता पार्टी जिस सिद्धांत के ऊपर काम कर रही है वो अंत्योदय का सिद्धांत है। वो सिद्धांत है कि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक विकास का दौर पहुंचना चाहिए, विकास पहुंचना चाहिए। जिस चीज की कमी उसके जीवन में है वो कमी पूरी हो, उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। जो हमारा संविधान की स्पिरिट है उसको पूरा करने का हमारा विचार है। इसीलिए आज आम व्यक्ति के दिल की धड़कन माननीय मोदी जी हैं। भारतीय जनता पार्टी ये वही लोग हैं जो शिगुफे, जो अलग अलग बातें प्रोपोगेट करते हैं, कभी जम्मू के अंदर करते हैं, कभी कश्मीर घाटी के अंदर करते हैं, और वही कश्मीर घाटी के अंदर निकल करके नौजवान देश के लिए शहीद होने का जज्बा रखते हैं। आज के नौजवान का जो रोल मॉडल है वो बुरहान वानी नहीं है। आज के नौजवान का जो रोल मॉडल है वो लेफ्टिनेंट उमर फयाज है, वो राइफलमैन शहीद औरंगजेब हैं, वो फारूक अहमद डार हैं, वो शहीद मकबूल वानी हैं, मकबूल शेरवानी, जिन्होंने अपने सरजमी के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और ये आम नौजवान के रोल मॉडल्स हैं। आपने देखा जम्मू का नौजवान किस तरीके से, कश्मीर घाटी का नौजवान किस तरीके से देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखता है। ये कुछ खुराफाती भेड़िए हैं जो लबादा पहन करके संप्रदायों की भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं और लोगों के अंदर जमा की हुई पूंजी को निकाल करके अपने जेब भरने का काम करते हैं। आज 370-35 से हटने के बाद इनके पेट में दर्द है, और दर्द नहीं है, इनको बहुत गंभीर दर्द है, क्योंकि इनके पैसे कमाने का जरिए चले गए हैं, इनके 2 नंबर की कमाई के जरिए चले गए हैं। परंतु जो छोटे मोटे आज ब्यूरोक्रेसी के अंदर लोग बैठ करके वही समय को याद करते हुए करने का काम कर रहे हैं, उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा एलजी साहब ने किस तरीके से डेडवुड घोषित करके कुछ अफसरों को घर भेज दिया, बहुतों को भेजने का नंबर बाकी है। जो भ्रष्टाचारी अफसर भ्रष्टाचार करेगा, लोगों के साथ बेईमानी करेगा, उनको मोदी जी की सरकार के अंदर, उनको सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाली सरकार के अंदर कोई जगह नहीं है। उनकी जगह जेल की सलाखों के अंदर है और उनको इससे कोई नहीं बचा सकता। जो लोग हिजाब को आज सपोर्ट कर रहे हैं, राष्ट्र को जो है वो सेकंड प्रायोरिटी पे रख रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, धर्म जो है उस पर अटैक किया जा रहा है, इस तरीके से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि गतिविधियां जो थी, आतंकवादी गतिविधियों में भी इस चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब राष्ट्र की बात जब आती है तो राष्ट्र सबसे सर्वोपरि होना चाहिए। फिर तो सेकंड प्रायोरिटी पे, चाहे हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई, मेरा धर्म सेकंड प्रायोरिटी पे रहेगा। हम भाईचारा हमारा है वो रहेगा, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम सारे एकता हैं, हमारे में एकता है और एकता रहेगी।
ये चीज़ें जो है हमें कॉमनल तरीके से अलग नहीं कर सकती, वो हम सभी जानते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं बीच में, ये इन लोगों का क्या किया जाएगा जो बार बार आकर कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान करने का प्रयास करते हैं, और आज जो इनको समर्थन कर रहे हैं ये लोग आखिरकार कौन हैं और ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, आप आज की जनरेशन की बात कीजिए। जो आज की पीढ़ी है उसके लिए देश, उसके लिए राष्ट्र, उसके लिए प्रथम स्थान पर है। ये जो लोग जिनकी खुराफात आज भी शांत नहीं हुई है, इनके लिए चर्चा करने की कोई विषय नहीं है, और इनको डील करना आता है हमारी सरकार को। माननीय मोदी जी बैठे हैं, माननीय अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, उनको पता है इनको किस तरीके से डील करना है, और आपने देखा बड़े स्थानों पर इनको डील भी किया जा रहा है। और जो कुछ थोड़े बहुत कट मार करके इधर बच गए हैं, उनको भी समय आने पर अंदर के रास्ते दिखाए जाएंगे। रही बात ये हिजाब का कंट्रोवर्सी बनाना, हमारे देश का जो संविधान है, आइन है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, वो यूनिफॉर्मिटी की बात करता है। पर यूनिफॉर्मिटी, हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी हैं। हमारे डाइवर्स छोटे छोटे ट्रेडिशंस हो सकते हैं, परंतु कल्चरल वैल्यूज एक है, सिविलाइजेशन एक है। तो उसी तरीके से हमारा ये जो यूनिफॉर्मिटी का जो विषय है स्कूल कॉलेजेस के अंदर, वो बरकरार रहना चाहिए। कोई भी ऑड वन आउट नहीं होना चाहिए, उसके दायरे के अंदर रहे। तो इसीलिए ये सब चीजें, लोग जिनके पास विषय समाप्त हो चुके हैं और कोई मुद्दा नहीं है बात करने का, भड़काएं तो किस मुद्दे पर भड़काएं, बताएं तो क्या बताएं। आम आदमी को सब सुविधाएं मिल रही हैं, तो उनके पास ये मुद्दा कहीं खींच खांच करके मुद्दा बनाते हैं, और उसकी भी मुद्दे की हवा जो है वो आज का नौजवान निकाल देता है। ये इनकी बदकिस्मती है कि ये बदलता भारत है, बदलता हिंदुस्तान है, बदलता जम्मू कश्मीर है। इसके अंदर इनकी ये पुरानी ट्रेडिशनल स्टाइल की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, और यहां पर देशभक्ति और तिरंगे झंडे की बात होगी। और जो तिरंगे झंडे का अपमान करेगा या उसका सम्मान करना नहीं जानता होगा, उसको भी सही तरीके से डील करना हमारी सरकार को और हमारे कानून के दायरे के अंदर रहते हुए हमारे शासन को आता है। आखिरी सवाल रहेगा, जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें तो कश्मीर हमेशा से ही पाकिस्तान ने उसको इस तरीके से इस्तेमाल किया कि आतंकवाद को दिखाया जाए, आतंकवाद वहाँ पे फैलाया जाए और उनके युवाओं को वहाँ से भटकाया जाए रास्ते से। उसके बाद अब ऑल आउट ऑपरेशन भी चल रहा है, आतंकवादी जितने भी हैं उनका सफाया तो चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ सामने आ रही है, नशे की अगर बात करें, एएनटीएफ हमारी जो है लगातार सक्षम है, हमारी एजेंसीज जो है सक्षम है, वो काम कर रही हैं और बड़ी बड़ी खेप पकड़ी जा रही नशे की। आज की अगर बात करूं तो आज भी एएनटीएफ ने सिडरा हाईवे पे 30 kg जो है वो चर्स पकड़ी है। ये लगातार जो स्मगलिंग की जा रही है नशे की, कहीं ना कहीं सरहद पार से कश्मीर के अंदर और कश्मीर के युवा को रास्ते से भटका कर उनका ध्यान भंग कर, और नशे, आतंकवाद तो था ही था, अब नशे की लत लगाकर उनको इस तरीके से मिलिटेंसी को फैला रहे हैं। नशे की मिलिटेंसी कहूँगा मैं इसको सीधे शब्दों में। इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या वाकई में हालात सामान्य हुए हैं कश्मीर के? क्योंकि हम दृश्य तो देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो एजेंडा प्रोपेगेंडा फैला रहा है कश्मीर में एक बार फिर से, वो नशे की आड़ में फैला रहा है। देखिए, अब पाकिस्तान के रास्ते बंद हो चुके हैं, ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है। तो फिर नशा ये कहां से आ रहा है? ये उनके लास्ट रिजॉर्ट्स हैं, ये उनके लास्ट रिजॉर्ट्स हैं। परंतु बहुत बड़े स्तर पर इसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है, और नशे को जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचा कर के अगर वो सोचते हैं यहाँ के नौजवान को भटका देंगे, तो वो वहम में जी रहे हैं। हमारी सरकार अगर 70 साल के आतंकवाद को ख़त्म कर सकते हैं, तो ये नशे की तो खेप पकड़ना और इसके ऊपर कार्रवाई करना तो बड़ी बात नहीं है। मैं ज़रूर इस पर ये एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि इसके ऊपर काम हो रहा है, और मुझे अपने सुरक्षा बलों पर, सुरक्षा के जवानों पर, पैरामिलिट्री फोर्सेस पर, जेकेपी पर पूर्ण विश्वास है। और उनका जो काम करने का तरीका है वो सजग और सतर्क है, और अच्छे तरीके से इस पर काम करें
ताकि पाकिस्तान के जो सभी मंसूबे हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर फेल हों। और पाकिस्तान, आज पाकिस्तान की हालत देखिए क्या है। पाकिस्तान के अंदर आंतरिक तौर पर जमहूरियत का क्या स्थान है, किस तरीके से वहाँ पर जमहूरियत, आज इमरान खान की सरकार की क्या हालत है। तो बुरी हालतों में वो जी रहे हैं, परंतु दिमाग में खुराफात वही है, बदमाशी करने का काम करते हैं। पर बदमाशों को अच्छे तरीके से डील करना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को आता है, देश के गृह मंत्री जी को आता है, और वो अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस चर्चा में हमारे साथ अरुण प्रभात थे, बीजेवाईएम जो कि यूटी के प्रेसिडेंट हैं, और साफ तौर पर चर्चा रही है, चर्चा अहम मुद्दों पर रही है, अहम मुद्दे जुड़े हैं। अगर बात करें तो सीधा सीधा इस समय देश के अंदर जो है वो माहौल किया जा रहा है, कम्युनल एजेंडा जो है उसे एक बार फिर से सामने लाया जा रहा है। हिजाब की आड़ में कुछ लोग हैं जो भारत में हिंदू मुसलमान के भाईचारे के अंदर जो है अपनी सियासी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता ये भारत है। भारत सदियों से भाईचारे की मिसाल कायम करता हुआ आया है। आपके ये इरादे और मंसूबे कतई कामयाब नहीं होंगे। तमाम चर्चा रही है, एक बार फिर से डेली वेजेस हों चाहे जितने भी लोग हों, एक बार फिर से ये कहा गया है इनके द्वारा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक अहम हिस्सा है और अक्सर अपनी आवाज़ जो है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में कोई भी बाशिंदा हो, उसके साथ खड़े रहते हैं और अपनी आवाज़ जो है बखूबी उठाते हैं, चाहे कितने भी मुद्दे क्यों ना हो। तो साफ तौर पे कहा है कि जितने भी मुद्दे रहेंगे, लोग जो है एक बार फिर से जब हमें सत्ता में लाएंगे तो एक बार फिर से सत्ता में आते ही इन सभी मुद्दों पर जो है लक्ष्य हमारा बड़ा है, उस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास और काम जो है हम करेंगे आते ही सरकार में। अब देखते हैं इलेक्शंस कब होती हैं, क्योंकि 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है और कयास और आस जम्मू कश्मीर के लोगों को भी है कि हमारी भी सरकार हो जिनके पास हम जाएं अपने काम को लेकर, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अगर मुझे पेंशन के लिए जाना है किससे मिलना है, अगर मुझे उनको नहीं पता कि मेरे को अगर कोई काम करवाना है अपने घर का तो मैं किस डिपार्टमेंट के किस अफसर से मिलने जाऊं, मेरे घर का वो काम हो, इसलिए उनका प्रतिनिधि हो जिसके पास वो जाएं, जिसकी वो समस्या सुने और उसको वो हल कर सकें। आज तो इसी बात की है, लेकिन अब वक्त बताएगा कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के इन मसलों को सरकार कितनी गंभीरता से और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरीके से लेता है और कब चुनावी बिगुल जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर बजता है। आप अपनी रेकमेंड बॉक्स में रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बन रही बाहू एक्सप्रेस पर इतने डोगरा के साथ शुभम लंगे, बाहू एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।